रिवॉल्यूशन एक ऐसी कहानी जिसमें फ्रांस मोनार्की से रिपब्लिक तक जाता है, लेकिन फिर ऐसा कुछ होता है कि भाई वो डिक्टेटरशिप में लौट कर आ जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसी स्टोरी जहां पर बहुत ही ज्यादा फेमस और इम्पोर्टेंट आइडियाज का बर्थ हुआ, जैसे कि इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। एक ऐसी कंट्री जिसने पूरे वर्ल्ड को ये 3 नए आइडियाज दे। ये सारी ही चीजें आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम है नेहा शर्मा और मैं हूं आप लोगों की एसएसटी की मेंटोर, और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें हम स्टोरी पढ़ेंगे फ्रांस की। आओ शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट से लेक्चर को, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आज हम इसमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों शुरू हुआ, क्या कॉजेस थे, क्या ऐसे रीजंस हो गए जिसकी वजह से ये रिवॉल्यूशन हुआ, कब ये रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन के टाइम पर क्या क्या चीजें हुई, एट द एंड फ्रांस कब मोनार्की से रिपब्लिक में कन्वर्ट हुआ, और अगर रिपब्लिक में कन्वर्ट हो भी गया तो उसके बाद क्या स्टोरी थी। ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और बढ़िया चैप्टर है। शुरू करते हैं हम अपने पहले टॉपिक के साथ, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया कि ये स्टोरी है फ्रांस की स्टोरी। फ्रांस में बेटा मोनार्की रूल था। मोनार्की मतलब रूल ऑफ किंग। कभी भी मोनार्की का मतलब पूछा जाए तो बहुत सिंपल सी बात है, राजा का शासन। जहां पर राजा का शासन है वहां पर मोनार्की है। तो मोनार्की से बेटा रिपब्लिक तक की स्टोरी। आज हम बोलते हैं इंडिया एक रिपब्लिक है ना। तो क्यों है? क्योंकि इंडिया आजाद है, राइट। हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से जिसे चाहे वोट देते हैं, राइट। जब हम जिसको चाहे हटा सकते हैं, हमारी मर्जी, हम नेक्स्ट टाइम वोट ना दे। तो आज इंडिया आजाद है। तो सेम इसी कहानी को फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमें पढ़ना है कि फ्रांस में मोनार्की थी बेटा, ठीक है। मोनार्की से किस तरीके से रिपब्लिक आया वो, है ना, किस तरीके से उसको आजादी मिली, या किस तरीके से ये इतना बड़ा चेंज आया। इस पूरी स्टोरी का नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लेकिन इस रिवॉल्यूशन वर्ड का मीनिंग क्या है मैम? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम इस रिवॉल्यूशन का क्या मीनिंग है। रिवॉल्यूशन का मतलब बेटा कोई भी सडन चेंज, यानी कि अचानक से ही आपकी कंट्री में कोई चेंज हो जाना, और बेसिकली पॉलिटिकल सिनेरियो का चेंज होना, जैसे कि फ्रांस में हुआ। फ्रांस में मोनार्की थी, यानी कि राजा का शासन था, और फिर मोनार्की का रूल खत्म हुआ और वो कहां पर आया? रिपब्लिक बना वो, ठीक है। क्या बन गया? रिपब्लिक बन गया। तो इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन, यानी कि कंट्री के पॉलिटिकल सिनेरियो में एक बहुत बड़ा सडन चेंज होना। सबसे मेन बात, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बेटा 3 नए आइडियाज आपके सामने आते हैं। 3 नए आइडियाज आते हैं आप लोगों के सामने, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, या फ्रीडम भी आप कह सकते हो बेसिकली। पर ये 3 आइडिया थे। बहुत सारे बच्चों को फ्रेटर्निटी का मतलब नहीं पता होगा। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बेटा ब्रदरहुड। क्या मतलब होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बेटा ब्रदरहुड, जिसे आप भाईचारा भी कह सकते हो, ठीक है। कहते हैं ना भाईचारा ऑन टॉप, सेम वही फ्रेटर्निटी की बात की गई। अब जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुआ, ये सारे आइडियाज निकल कर आए, वहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हम लोगों के सामने आई, और वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में कभी ना कभी जरूर पूछते हैं कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब भाई फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी खांसी हो जाती है, ठीक है। पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है। ये स्टेटमेंट इसलिए बोली गई कि अगर फ्रांस में कभी रिवॉल्यूशन हुआ तो भाई, यस भाई, जो आप समझे क्या, कि अगर फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ है बेटा तो धीरे धीरे वो पूरे के पूरे यूरोप में फैल जाएगा। अगर फ्रांस अपने लिए आवाज उठा सकता है कि भाई नहीं, मोनार्की से मुझे रिपब्लिक करो, तो सेम ऐसे ही बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी कर सकती हैं। इसीलिए स्टेटमेंट दी गई कि देन व्हेन फ्रांस sneezes रेस्ट ऑफ द यूरोप गेट्स कोल्ड, कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी खांसी हो जाती है। कॉजेस क्या थे? ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, क्यों भाई मोनार्की इतनी अच्छी चल रही है, ऐसा क्या हो गया कि भाई मोनार्की से अब लोगों को ये लगने लग गया कि नहीं, हमें तो रिपब्लिकन स्टेट बनाना है, हमें तो रिपब्लिकन चीजें चाहिए। ऐसा क्या हो गया? क्यों लोगों ने डेमोक्रेसी की बात कर दी? क्यों लोगों ने ऐसी मांगे की? देखो बेटा, इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के होने में
बहुत सारे कॉजेज होते हैं। अगर इतनी सिंपल सी बात है, अगर लोग मोनार्की में बहुत खुश होते, अगर लोगों को वो सब मिल रहा होता जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिर मोनार्की किस बात की? समझ रहे हो मेरी बात, है ना? तो फिर मतलब रिवॉल्यूशन किस बात का? वो क्यों रिवॉल्यूशन करेंगे? अगर लोग खुश होते मोनार्की में तो वो क्यों रिवॉल्यूशन करते? तो इसका मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिससे बेटा फ्रांस रिवॉल्यूशन, फ्रांस में यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया। क्या क्या कॉजेस थे? सबसे पहला होता है बेटा पॉलिटिकल कॉज, ठीक है। सबसे पहले कौन सा होता है? सबसे पहला होता है पॉलिटिकल कॉज, दूसरा होता है सोशियो इकोनॉमिक कॉज, तीसरा होता है इन्फ्लुएंस ऑफ फिलोसोफर, और फोर्थ वन इज इमीडिएट कॉजेस। तो हमें ये चारों ही कॉजेस पढ़ने हैं, हमें ये चारों ही रीजन पढ़ने हैं जिनकी वजह से क्या हुआ बेटा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, यानी कि फ्रांस में एक आंधी आई और जो मोनार्की को अपने साथ ही उड़ाकर ले गई। चलो सबसे पहले हम पॉलिटिकल कॉजेस पढ़ते हैं। जैसा कि मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि फ्रांस में मोनार्की थी, फ्रांस में मोनार्की थी। मोनार्की मतलब भैया किंग का रूल था, यानी कि राजा का शासन था, ठीक है? हाँ मैम ठीक है। किंग कौन थे भाई? किंग थे लुई 16। लुई 16 कौन थे भाई? उस समय वहां के राजा थे, ठीक है। इनका रूल चल रहा था, कहाँ चल रहा था बेटा? फ्रांस में इनका रूल चल रहा था। अब इन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। क्या भैया? शादी कर ली, है ना? शादी कर ली। अब शादी करी भी किससे? ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से, मैरी एंटोनेट, ठीक है। तो इन्होंने बेटा लुई 16 ने ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से क्या कर ली? शादी कर ली। अब शादी कर ली तो भैया मैरी के तो खर्चे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, है ना? कितनी सारी चीजें चाहिए, लिपस्टिक चाहिए, पाउडर चाहिए, ये चाहिए, फड़ाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, ना? कितनी सारी चीजें चाहिए। तो भैया किंग ने क्या किया? शादी करी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से। अब क्या हुआ? फ्रांस में मैंने आपको बताया कि फ्यूडल सिस्टम था, ठीक है। ये बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूँ, आप लोग ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे सिस्टम कौन सा होता है। तो जो ये लुई 16 था, ठीक है, ये जो लुई 16 था बेटा, थ्रोन ऑफ फ्रांस, ऑब्वियसली फ्रांस का ताज इसके सर पे था, इसने पहन रखा था ये। लेकिन जब ये राजा बना, जब इसको थ्रोन ऑफ फ्रांस मिला, ठीक है, जब ये राजा बना तो इसने क्या देखा कि जो फ्रांस की ट्रेजरी है वो एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब है बेटा खाली है, ठीक है। क्या हुआ कि लुई 16 राजा बना, ठीक है, उसने शादी की ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से, ठीक है भैया, शादी कर ली मैरी एंटोनेट से। उसके बाद बेटा जब इसे राजा बनाया गया तो इसने एक चीज देखी, जो फ्रांस का खजाना है वो पूरा खाली है। अब पूरा खाली है, खाली होने के कुछ तो रीजन होंगे, जो भैया पूरा खजाना जो है खाली हो गया, तो खाली होने के कुछ तो रीजन होंगे। सबसे पहला रीजन बेटा वॉर। जो फ्रांस है ना बेटा, बहुत सारी वॉर्स में इन्वॉल्व होता था, ठीक है, बहुत सारी वॉर में फ्रांस इन्वॉल्व होता था। तो जो वो लड़ाई झगड़ा है उसमें बेटा पैसा तो लगेगा, है ना? लड़ाई झगड़े में आपको क्या लग रहा है? पैसा नहीं लगेगा? हथियार चाहिए, कितने सारे वेपन्स चाहिए, कितनी सारी चीजें चाहिए, है ना? जो आपकी ट्रूप्स है, आपकी जो आर्मी है, उसका मेंटेनेंस, कितनी सारी चीजें हैं। तो भाई यहाँ पर बहुत पैसा लगा। उसके बाद भाई जो यहाँ की क्वीन थी, जो यहाँ की क्वीन थी भाई, वो बड़ी लेविश लाइफ जीती थी, ठीक है, यूं पैसा उड़ाती थी वो। तो भैया ये भी एक रीजन है कि जो फ्रांस का खजाना था वो क्या होने लग गया बेटा? खाली होने लग गया। उसके बाद बेटा फ्रांस में एक पैलेस है, पैलेस ऑफ वर्साई, ठीक है। जो ये पैलेस ऑफ वर्साई है, इसमें बेटा इसको मेंटेन करने में, इसके रखरखाव में क्या होता है? बहुत ही ज्यादा खर्चा होता था। तो आधा पैसा यहाँ लगता था। इसके अलावा 13 अमेरिकन कॉलोनीज गेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन हेल्प फ्रांस। भाई ब्रिटेन ने क्या किया था? जब हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। क्या हुआ था बेटा? जो ब्रिटेन है उसने अमेरिका की 13 कॉलोनी को क्या कर लिया था बेटा? उस पर रूल करने लग गया था, उस पर कब्जा कर लिया था। तो फ्रांस ने अमेरिका को आजादी दिलवाने में, अमेरिका की उन 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से फ्री करवाने के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था और बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी अमेरिका की, क्योंकि फ्रांस और अमेरिका अच्छे दोस्त थे, ठीक है। अब इस चीज में भी उनका बहुत खर्चा हो गया, बहुत पैसा लग गया। तो बेटा ये सारे कुछ रीजन है, ठीक है, ये सारे कुछ रीजन है जिसकी वजह से फ्रांस की जो तिजोरी है वो खाली होती जा रही थी और खाली हो गई थी। उसके बाद भैया शादी हो गई, तो शादी होने से क्या हुआ? किंग और क्वीन की जो ये लेविश लाइफ है, इसने क्या किया? फ्रांस की तिजोरी को और भी ज्यादा क्या कर दिया? खाली कर दिया। अब इससे पता है सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन हुआ? इससे सबसे ज्यादा बेटा अफेक्ट हुए कॉमन पीपल, सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए कॉमन पीपल।
वो काफी ज्यादा गरीब हो गए और उन्हें सबसे ज्यादा क्या करना पड़ रहा था, इस सिचुएशन में सफर करना पड़ रहा था। यहां तक हमने जो पढ़ा ये है उसके लॉन्ग पॉइंट्स, तो आपको मिल जाएंगे। देखो अब तक हमने बहुत ही सिंपल सी एक कहानी पढ़ी। क्या कहानी? फ्रेंच का रिवॉल्यूशन। कैसा रिवॉल्यूशन? क्या है रिवॉल्यूशन? मतलब रिवॉल्यूशन मतलब होता है किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिनेरियो में सडन चेंज आ जाना, वो क्या होता है? वो होता है रिवॉल्यूशन। ठीक है मैम, समझ में आ गया। इसके बाद सिंपल सी एक बात है, सिंपल सी एक बात है कि भाई जो ये स्टोरी थी फ्रांस की, यहाँ पर मोनार्की थी, लुई 16 जो है वो यहाँ के राजा बने, उनकी शादी हुई ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से। जब शादी हुई और जब मतलब आप ये कह सकते हो जब किंग को राजा बनाया गया, जब लुई 16 राजा बना, तो उसने देखा कि फ्रांस की तिजोरी खाली है। अब वो कैसे शासन चलाए? खाली है, क्यों खाली है? बहुत सारे वॉर लगा, क्वीन एक लेविश लाइफ जीती थी, पैलेस ऑफ वर्साई को मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल होता था, बहुत पैसा लगता था। जब फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प भी करी, उसकी 13 कॉलोनी को ब्रिटेन से फ्री करवाने के लिए, उसमें भी बहुत पैसा लगा। तो ये सारे कुछ रीजन थे जिसकी वजह से जो फ्रांस की तिजोरी है वो खाली हो रही थी। अब इससे हो क्या रहा था, किंग और क्वीन तो लेविश लाइफ जी रहे थे भाई, क्यों? क्योंकि वो तो टैक्स मांग लेते थे कॉमन पीपल से। लेकिन जब खजाना खाली होने लग गया तो इन लोगों ने टैक्स को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि जो कॉमन पीपल है वो क्या होने लग गया बेटा, सफर करने लग गया। अब वो और भी गरीब होता जा रहा था और उसे काफी ज्यादा उसके पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं बच रही थी। तो आप सोचो वो कितना ज्यादा सफर कर रहा होगा। तो ये हमने पढ़ा पहला कॉज, पॉलिटिकल कॉज। ठीक है, तो ये जितना मैंने बता दिया पॉलिटिकल कॉज, उसकी क्या है ये भाई एक्सप्लेनेशन है। ये देखो, ये है किंग, ये है आपका लुई 16, ठीक है, और ये है ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी। शी इज ब्यूटीफुल, यस, है ना, ब्यूटीफुल है ना, काफी ज्यादा सुंदर है भाई। चलो ठीक है, ठीक है। तो भैया ये है वो राजा रानी और दोनों की कहानी जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आ गए बेटा सोशियो इकोनॉमिक कोज। ठीक है, सेकंड क्या आए? सेकंड आए सोशियो इकोनॉमिक कोज। पॉलिटिकल हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सोशियो इकोनॉमिक कॉज। ये कौन से कॉजेस थे, आओ देखते हैं कि भाई क्यों ये कॉजेस क्यों थे, इसने क्या फ्रांस की सोसाइटी में किया। देखो फ्रांस की सोसाइटी आपको पता है कि भाई तीन स्टेट में डिवाइडेड थी। ठीक है, तीन स्टेट में डिवाइडेड थी क्या फ्रांस की सोसाइटी। सबसे पहला आता है फर्स्ट स्टेट, ठीक है, सेकंड स्टेट, देन थर्ड स्टेट। अब जो फर्स्ट स्टेट थे, ठीक है, जो फर्स्ट स्टेट थे इसमें आते थे बेटा क्लर्जी, या फिर आप इन्हें एरिस्टोक्रेट्स भी कहते हो। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेट थे इसमें क्लर्जी या नोबल्स भी आप कह सकते हो। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट स्टेट में बेटा आपके आते थे क्लर्जी या फिर एरिस्टोक्रेट। सेकंड स्टेट में आते थे किंग, मिनिस्टर, जिन्हें हम नोबल्स भी कहते हैं। थर्ड स्टेट में आते थे कॉमन पीपल, जिन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। अब जो ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट था, यानी कि ये फर्स्ट स्टेट और जो ये सेकंड स्टेट था, इन्हें बेटा प्रिविलेज क्लास बोला जाता था, क्योंकि इन्हें बाय बर्थ ही प्रिविलेज मिली हुई थी। जो ये प्रिविलेज मिली हुई थी इन्हें बाय बर्थ ही मिली हुई थी। ठीक है, बाय बर्थ ही इनके पास ये राइट था कि इन दोनों को, यानी कि इसको और इसको, किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं देना। ये और ये नो टैक्स, इनको कोई भी टैक्स नहीं देना, क्योंकि ये दोनों प्रिविलेज क्लास है। और जो ये प्रिविलेज वर्ड है ना, ये इन्हें बाय बर्थ ही मिला है। अगर आप फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में पैदा होते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि आप तो भैया फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का पार्ट हो, आप तो प्रिविलेज क्लास हो। ठीक है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। टैक्स कौन देता था बेटा? थर्ड स्टेट के लोग, जिसमें बेटा कॉमन लोग आते थे। इसमें ही आपके टीचर, इसमें ही आपके लॉयर, इसमें ही आपके पीसेंट, इसी में आपके फार्मर, इसी में आपके आर्टिसन, वीवर, पॉटर, कॉबलर, सब इसमें आते थे। गरीब लोग भी और जो थोड़े रिच होते थे वो लोग भी। ठीक है, तो कॉमन पीपल जो है वो इस पे आते थे। और थर्ड स्टेट सिर्फ ऐसा स्टेट था जिसको बेटा टैक्स पे करना था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? थर्ड स्टेट की थी कि वो टैक्स पे करेगा। तो यहां से आपको सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट साफ दिख रहा होगा कि भाई आपने अपनी सोसाइटी को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के तो बिल्कुल मजे हैं। क्यों मजे हैं? क्योंकि उन्हें कोई टैक्स नहीं पे करना। उन्हें बोल दिया कि अरे आप तो प्रिविलेज क्लास हो, आप
आपके पास तो बाय बर्थ ये राइट है, आपसे हम कुछ नहीं ले रहे, ठीक है, आपको कोई टैक्स नहीं देंगे। और वहीं जो थर्ड स्टेट है उनकी हालत बहुत खराब कर दी गई, क्योंकि कुछ भी होता तो उन्हीं पे टैक्स लगता, उन्हें ही टैक्स पे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये था आपका सोशियो इकोनॉमिक कॉज। ये देखो, आप यहाँ देख सकते हो, आप यहाँ देख सकते हो, ये है आपका फर्स्ट स्टेट, ये है आपके सेकंड स्टेट के लोग, और ये कॉमन पीपल हैं आपके थर्ड स्टेट के। तो आप यहाँ से इन लोगों को देख सकते हो, इस तरीके से दिखते थे यहाँ के लोग, आपको दिख रहा है फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और ये है थर्ड स्टेट, ठीक है। तो आप उस वाले फ्लो चार्ट से नहीं समझ सकते तो आप इस वाले फ्लो चार्ट से इजीली समझ सकते हो। फर्स्ट स्टेट में आते थे आपके क्लर्जी, ठीक है, सेकंड स्टेट में आते थे आपके नोबल्स, यानी कि बेटा किंग वगैरह, ठीक है, किंग, क्वीन, मिनिस्टर्स, ये आते थे इसमें। अब जो थर्ड स्टेट होती थी उसको भी इन्होंने डिवीजन दे रखे थे कि ये रिच हैं, ये कॉमन है, ये वेरी पुअर है। थर्ड स्टेट में बेटा सब आते थे, जितने भी कॉमन पीपल हैं, जितने भी कॉमन पीपल हैं वो थर्ड स्टेट में आते थे बेटा, ठीक है, जितने भी कॉमन पीपल है वो थर्ड स्टेट में आते थे। जैसे कि चाहे कोई बिग बिजनेसमैन हो, मर्चेंट हो, लॉयर हो, टीचर हो, ये भी इसमें आते थे। पीसेंट और आर्टिसन वगैरह है वो भी इसमें आते थे। स्मॉल पीसेंट है, लैंडलेस लेबर है, सर्वेंट है ना, ये नौकर वगैरह जो हैं वो भी इसमें आते थे। तो यानी कि थर्ड स्टेट पूरा कॉमन लोगों का था, और इन्हीं लोगों को क्या करना था, इन्हीं लोगों को बेटा, जो ये लोग हैं, इन्हीं लोगों को टैक्स पे करना था, चाहे इसमें बिग बिजनेसमैन हो या फिर लैंडलेस लेबर हो, ठीक है, लेकिन इन्हीं को क्या करना था बेटा, टैक्स पे करना था। तो इस तरीके से क्या थी, फ्रांस की सोसाइटी जो है डिवाइडेड थी, ये थी फ्रांस की सोसाइटी, आप देख सकते हो इस तरीके से डिवीजन हुआ था। एक चीज याद रखने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर फ्रांस के लोग टैक्स नहीं पे कर पाते थे, अगर टैक्स नहीं पे कर पाते थे ये थर्ड स्टेट के लोग, तो बेटा इन्हें बास्टिल की जेल में भेज दिया जाता था। बास्टिल एक जेल है, ठीक है, वहां इन्हें भेज दिया जाता था कि मान लो अगर कि भाई जो थर्ड स्टेट है, जो कॉमन पीपल है, अगर वो टैक्स नहीं दे पा रहे हैं तो इन्हें क्या बोल दिया जाता, इन्हें थर्ड स्टेट में इन्हें क्या कर दिया जाता, इन्हें बास्टिल जेल में डाल दिया जाता। टैक्स पे नहीं कर रहे, हमें आपकी मजबूरी सुननी नहीं है, उठाया डाल दिया जेल में। आप भी टैक्स पे नहीं कर रहे, उठाया डाल दिया जेल में। उनको मतलब ही नहीं था कि भाई उनके पास पैसा है नहीं है, वो बेचारे खा भी पा रहे, भूखे तो नहीं मर रहे, कुछ इन्हें कोई मतलब नहीं है। कॉमन पीपल इज इक्वल टू थर्ड स्टेट इज इक्वल टू टैक्स, है ना, कि भैया इनका तो काम ही सिर्फ हमें लाके पैसा देना है, ये तो टैक्स देंगे। वो उन्हें खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनकी हेल्थ क्या है उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर आप टैक्स नहीं पे कर पा रहे हो, उसके पीछे चाहे कितना भी बड़ा कोई रीजन हो, वो विदाउट रीजन ही आपको क्या करते थे, उठाते थे और इस बास्टिल जेल में डाल दिया जाता था। इस जेल का नाम था बास्टिल जेल, ठीक है। अब इससे क्या हुआ बेटा, जितना भी टैक्स का बर्डन था, जो भी एंटायर बर्डन था बेटा टैक्सेशन का, वो किस पे चला गया, थर्ड स्टेट पे चला गया, इन लोगों पे चला गया। अब ये लोग क्या करते, बहुत ही लॉन्ग आवर्स के लिए बेटा काम करते, ठीक है। उसके अलावा ये सेपरेट टैक्सेस पे करते, क्राउन को अलग, क्लर्जी को अलग, नोबिलिटी को अलग। अब इससे क्या हुआ कि इनके पास इतना मनी नहीं रहता कि ये खुद को क्या कर सके, खुद के लिए खाना भी खरीद सके। समझो मेरी बात, जब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को कोई टैक्स पे नहीं करना, तो सारे टैक्सेशन का बर्डन किस पे आ जाता था, आपका थर्ड स्टेट पे आ गया। अब थर्ड स्टेट में जो रिच लोग हैं, जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, लॉयर है, वो पे कर देते थे टैक्स। लेकिन थर्ड स्टेट में बेटा पीसेंट भी होते थे, सर्वेंट भी होते थे, वर्कर भी होते थे, उन्हें क्या करना पड़ता था, इन टैक्स को पे करने के लिए अपनी फैक्ट्री में या जहां भी वो काम कर रहे हैं बेटा, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग आवर्स के लिए काम करना पड़ता था, पूरा पूरा दिन काम करते थे, और उन्हें जो पैसा मिलता था वो उन्हें सेपरेटली टैक्स देना होता था कि ये फर्स्ट स्टेट का टैक्स है, ये सेकंड स्टेट के लिए टैक्स है ना, ये किंग के लिए, ये नोबिलिटी के लिए, या इसके लिए। ऐसे करके जब वो टैक्स पे कर देते थे तो उनके पास इतना भी पैसा नहीं बचता था कि वो खुद के लिए कुछ खा ले, खुद के लिए कुछ खरीद ले। तो इससे उनकी जो हालत है बहुत ही ज्यादा खराब होने लग गई, बहुत ही ज्यादा वो मतलब एकदम माइजरेबल कंडीशन हो गई, बहुत बद से बदतर कंडीशन में वो लोग आ गए, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, किंग भी तो कितना टॉर्चर करता था ना उन्हें टैक्सेस के लिए, कि अगर आप टैक्स नहीं दे रहे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको बास्टिल जेल में डाल दिया जाएगा। तो अब इससे क्या होता था कि उन्हें भैया टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। ये थी बेटा बास्टिल जेल, आप देख सकते हो ये इस तरीके से जेल होती थी, ठीक है। डन है। हमने अभी तक दो कॉजेस पढ़ लिए, पॉलिटिकल कॉज पढ़ लिया, किंग क्वीन की लेविश लाइफ, सेकंड हमने पढ़ लिया सोशियो इकोनॉमिक,
थर्ड आया इन्फ्लुएंस ऑफ फिलोसोफर्स। अब जो ये पूरा पूरा चीज चली है, जो ठीक है, जो ये पूरी चीज चली कि भाई क्यों फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा रोल आपके फिलोसोफर का भी था। माउंटेस्क्यू, ठीक है, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू हो गए, आपके रूसो हो गए, आपके वोल्टेयर हो गए, ऐसी बेटा जॉन लॉक है, ठीक है। तो इन सब ने क्या किया, इन सब ने अपनी अपनी थ्योरी दी, अपनी अपनी फिलॉसफी दी, जिससे लोगों को और क्या मिला, मतलब मोटिव मिला, या मोटिवेशन आप कह सकते हो मिला, कि लोगों को समझ आया उनके साथ गलत हो रहा है। जैसे कि अगर मैं मॉन्टेस्क्यू की बात करूं, तो उसने बेटा सेपरेशन ऑफ पावर की बात की। किसकी बात करी, उसने बात करी सेपरेशन ऑफ पावर की। उसने बोला कि क्यों आपने राजा को ये महान बना रखा है कि डिवाइन राइट्स दे दो राजा को सब दे दो, है। किसने किसने बोला ये कि राजा जो कह देगा वही करना है? उन्होंने बोला कि सेपरेशन करो, पावर्स को बांटो, ठीक है, लोगों को भी दो पावर, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से बात करी, उन्होंने पावर्स की डिवीजन की बात करी। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब होता है कि पावर का बेटा डिवीजन कर देना, ठीक है, क्या कर देना, पावर को डिवाइड कर देना, पावर का डिवीजन कर देना। तो उन्होंने इस चीज की बात करी। सेम ऐसे ही रूसो ने बेटा एक बुक लिखी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो ने एक बुक लिखी बेटा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें भी उसने ये बात करी, ठीक है, कि किस तरीके से भाई पूरी जो सोसाइटी है वो चलनी चाहिए। तो जो ये फिलोसोफर्स है, इन्होंने बेटा बहुत मतलब लोगों की बात करी। जैसे कि मैंने रूसो की बात बताई, रूसो ने जो बुक लिखी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उसने पीपल विल की बात करी है। पीपल विल मतलब होता है इच्छा। तो उसने किसकी बात करी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक के अंदर, लोगों की इच्छा की, कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या डिजायर है, ठीक है, लोगों की जो विल्स है उनको पूरा करने के लिए काम होना चाहिए। लोगों की क्या इच्छा है, लोगों की क्या चाहत है, इस अकॉर्डिंगली काम होना चाहिए। उसने बोला कि जो सुप्रीम पावर है वो किसके हाथों में होनी चाहिए, लोगों के हाथों में होनी चाहिए। किसके हाथों में होनी चाहिए, हम जैसे नॉर्मल लोगों के हाथ में होनी चाहिए बेटा, क्या, पावर, ठीक है। ऐसे बेटा मॉन्टेस्क्यू ने भी डिवाइन राइट को रिजेक्ट किया कि भाई किसने, मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला, मॉन्टेस्क्यू ने बोला किसने दे दिए राजा को ये जो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग की आप बात कर रहे हो, कि जो राजा ने बोल दिया वही करना है, किसने दे दिया, किसी ने नहीं दिया ये राइट राजा को। इतने पागल मत बनो कि राजा भगवान है, राजा ने जो कह दिया वो करना है, ठीक है। तो उसने इस चीज को बहुत ही ज्यादा रिजेक्ट किया, इस डिवाइन राइट की थ्योरी को, और बोला कि सेपरेशन ऑफ पावर के डिवाइड करो और पावर में डिवीजन मांगो। क्या मांगो, पावर में डिवीजन मांगो, सबको सबकी पावर बांट दी जाए, सौंप दी जाए। तो इस तरीके से जो ये रिवॉल्यूशनरी आइडियाज लेकर आए ये लोग, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के, डिवाइन राइट्स को रिजेक्ट करना, लोगों की विल की बात करना, पीपल विल को सुप्रीम बताना, तो जो ये सारी चीजें आई, इससे भी जो लोग है बेटा वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए, ठीक है। तो ये देखो ये तीनों थिंकर ये हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा थिंकर कौन है। डन। अब इस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं। लास्ट आता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। भाई फ्रांस ने अमेरिका को उसकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, एक चैप्टर भी आपका अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो बेटा फ्रांस ने अमेरिका की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसका काफी ज्यादा साथ दिया, ठीक है। और जो सक्सेस मिली अमेरिकन को, तो इससे जो फ्रांस के लोग हैं उन्हें भी क्या मिला, एक मोटिव मिला, वो भी एनकरेज हुए कि जब फ्रांस अमेरिका को आजादी दिलवा सकता है तो हम लोग क्यों खुद के लिए आवाज नहीं उठा सकते। जो एक्सप्लॉइटेशन हमारे साथ कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं, ये जो क्लर्जी, एरिस्टोक्रेसी, ये किंग, ये सब जो हमारे साथ कर रहे हैं, हम क्यों नहीं उसके खिलाफ आवाज उठा सकते। जब अमेरिकन को आजादी मिल सकती है तो हमें भी मिल सकती है। तो इस चीज से भी बेटा जो फ्रांस के लोग हैं वो क्या हुए, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। लास्ट कॉज आता है आपका इमीडिएट कॉज। फोर्थ क्या है आपका, इमीडिएट कॉज। अब तक हमने पॉलिटिकल, अब उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक, उसके बाद आपका इन्फ्लुएंस बाय फिलोसोफर, ठीक है। और अब हम पढ़ रहे हैं लास्ट वन इज इमीडिएट कॉज, कि सडनली क्या हुआ जो भैया ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। सबसे मेन बात यहाँ पे बैंकरप्सी आएगा। ठीक है, बैंकरप्सी या बैंकरप्ट हो गए। क्या हुआ बेटा इमीडिएट कॉज में, कि जो बैंक है ना वो आप लोगों के कंगाल हो गए, खाली हो गए, ठीक है, बैंकरप्ट हो गया। क्या हो गया, बैंकरप्सी नहीं पता तो आपने एक वर्ड सुना होगा बैंकरप्ट होना, सुना होगा आपने एक वर्ड बैंकरप्ट होना।
तो उस समय क्या हुआ, जो फ्रांस के बैंक वगैरह थे वो बिल्कुल ही खाली हो गए, अब कुछ नहीं बचा पैसे को। तो अब पैसा वापस चाहिए, तो राजा रानी ने सोचा अरे भैया अब तो पैसा वापस चाहिए, अब हम क्या करें। तो भैया पैसे वापसी के लिए इन्होंने क्या किया बेटा, टू रिगेन मनी टैक्सेस इम्पोजिशन। इम्पोजिशन मतलब होता है, इम्पोजिशन मतलब होता है लगाना या फिर लागू करना, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सिंपल सी बात है, जब बैंक, फ्रांस के जो सारे बैंक है वो खाली हो गए। अब भैया खाली हो गए तो अब ऐसे कटोरा लेकर तो देश को नहीं चलाया जा सकता कि उसमें पैसा ही नहीं है ना, ऐसे पे पैसा दे दो पैसा दे दो, ऐसा तो वो नहीं करेंगे। और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट इज इक्वल टू प्रिविलेज क्लास, कि हम तो प्रिविलेज क्लास, हमें तो बाय बर्थ इतने राइट मिले, तो हम तो नहीं देंगे टैक्स। अब क्या करें, पैसा तो चाहिए भाई, जो ये क्वीन अपनी लेविश लाइफ जी रही है, उस लेविश लाइफ के लिए पैसा भी तो चाहिए। अब पैसे के लिए क्या करें भैया, टू रीगेन मनी, मनी मनी टैक्स लगा देते हैं। यस, टैक्स लगा दो। तो क्या हुआ बेटा, टू रीगेन मनी, उन्होंने सोचा कि हम इंपोजिशन करते हैं टैक्स का, टैक्स को और बढ़ा देते हैं, टैक्स को लगा देते हैं। अब टैक्स देगा सिर्फ कौन टैक्स देगा कौन, थर्ड स्टेट देगा। टैक्स कौन देगा, थर्ड स्टेट देगा ना सिर्फ, और कौन देगा, तो थर्ड स्टेट के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन इस बार थर्ड स्टेट ने एक डिमांड कर दी। लेकिन इस बार क्या हुआ, थर्ड स्टेट ने एक डिमांड कर दी, ठीक है। क्या डिमांड कर दी थर्ड स्टेट ने, उसने बोला कि हमारे साथ सेकंड स्टेट भी क्या दे, टैक्स दे। सिंपल सी बात है, क्या बात हुई, बात ये हुई कि भाई, सिंपल सी बात क्या हो गई यहाँ पर कि जब भाई इन लोगों ने बोला कि भाई बैंक खाली हो गए, हमें टैक्स चाहिए, ठीक है, तो टैक्स लगा दो, ठीक है। तो थर्ड स्टेट ने एक डिमांड करी, डिमांड ये करी कि जो सेकंड स्टेट है वो भी क्या देगा, टैक्स देगा। ऑब्वियसली ये डिमांड क्या मानी जानी थी, नहीं, इन लोगों ने डिनाई कर दिया कि नहीं भैया हम क्यों दें, हम तो प्रिविलेज क्लास है, हम नहीं देंगे। तो उन्होंने थर्ड स्टेट के इस डिमांड को क्या कर दिया, खारिज कर दिया कि भैया करते रहो डिमांड, हम तो नहीं देंगे, आपको ही टैक्स देना पड़ेगा। थर्ड स्टेट फिर परेशान। अब होता क्या था, जो ये टैक्स इंपोजिशन की पावर थी ना, जो ये टैक्स इंपोजिशन की पावर थी, ये किसके हाथों में थी बेटा, जो ये टैक्स इंपोजिशन की पावर थी, ये पावर थी सिर्फ किंग के हाथों में, नहीं। जो ये टैक्स इंपोजिशन की पावर थी, इसका जो फैसला है ना वो सिर्फ खुद राजा नहीं ले सकता था, ठीक है। इसका जो फैसला है वो सिर्फ राजा नहीं ले सकता था। उसके लिए कभी भी टैक्स को बढ़ाना है या घटाना है तो फ्रांस में एक मीटिंग होती थी। कौन सी मीटिंग होती थी, स्टेट जनरल मीटिंग, ठीक है। अब जब भी टैक्स इंपोजिशन होता था कि टैक्स को बढ़ाना है कम करना है, कौन देगा कौन नहीं देगा, इस बात को जो फैसला होना होता था वो इस स्टेट जनरल मीटिंग में होता था, जिसकी पावर सिर्फ किंग के पास थी कि किंग क्या करता था, इस मीटिंग को बुला सकता था। यानी कि किंग के पास ये पावर है, क्या पावर है, इस मीटिंग को बुलाने की। इस मीटिंग को कौन रख सकता है, सिर्फ किंग के ऑर्डर पर ही ये मीटिंग क्या होगी, रखी जाएगी। तो जो ये स्टेट जनरल मीटिंग के कौन होते थे बेटा, जो स्टेट जनरल मीटिंग के मेंबर होते थे, ये डिसाइड करते थे कि कितना टैक्स को बढ़ाना है या घटाना है। तो इस मीटिंग में ये डिसाइड होता था, ठीक है। अब ये मीटिंग बुला कौन सकता है, राजा बुला सकता है। तो राजा ने क्या किया, मीटिंग बुलाई, ठीक है। राजा ने क्या किया, ये मीटिंग बुलाई, ये देखो, द स्टेट जनरल ऑफ 1789, ये देखो 5 मई को राजा ने क्या किया कि ठीक है भाई हम मीटिंग बुला लेते हैं, और उन्होंने 5 मई 1789 को क्या किया, मीटिंग बुलाई। अब इस मीटिंग में बेटा टैक्स को किस तरीके से लगाया जाएगा या कितना टैक्स लगाना है, इसके लिए क्या होता था, एक वोटिंग सिस्टम होता था, ठीक है। जैसे अपने पार्लियामेंट में होता है ना कि कोई लॉ आ रही है तो कितने लोग उसको पास कर रहे हैं, है ना, कितने लोग उस पर सिग्नेचर करके हाँ बोल रहे हैं, तभी वो लॉ एक रूल बन जाएगा, या एक जो आप बिल है वो एक लॉ बन जाएगा। अपने यहाँ ऐसा होता है ना, तो ऐसे ही स्टेट जनरल मीटिंग में भी होता था कि भाई क्या होगा, वोटिंग सिस्टम था कि जितने भी मेंबर है उस मीटिंग में वोट करो, जिसके वोट, जितने वोट ज्यादा हुए उस हिसाब से क्या होता था, टैक्स इंपोज होता था। अब यहाँ पर इस मीटिंग का सिस्टम क्या था, देखो 3 स्टेट है, 3 स्टेट है, फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते थे। फर्स्ट स्टेट के जो पहला स्टेट था क्लर्जी वाला, उसके 300 मेंबर यहाँ होते थे। सेकंड स्टेट से भी 300 मेंबर होते थे, और जो थर्ड स्टेट होता था उससे 600 मेंबर होते थे। तो अब आपको लगेगा कि मैम जीत गया थर्ड स्टेट, नहीं, यहाँ पर एक चालाकी थी। क्या था, यहाँ पर था 1 स्टेट इक्वल 1 वोट, यानी कि इन पूरे 300 लोगों का एक ही वोट काउंट किया जाएगा। समझ में आया, सेकंड स्टेट में 300 मेंबर हैं तो इसमें भी
वन स्टेट इक्वल वन वोट, ठीक है। सेम इसमें भी वन स्टेट इक्वल वन वोट। तो यानी कि चाहे इसमें 700 मेंबर हो, इसमें 400 500, हर एक स्टेट के सारे मेंबर, पूरे स्टेट का एक ही वोट काउंट होगा। ये था इनका वोटिंग रूल। क्या कि पूरे एक स्टेट का एक वोट, ऐसा नहीं था कि 300 लोग हैं तो 300 वोट, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं था। पूरे स्टेट का एक वोट काउंट होता था। फर्स्ट स्टेट से कितना वोट आया, एक आया। सेकंड स्टेट से कितना वोट आया, एक आया। थर्ड स्टेट से कितना आया, वन वोट आया। तो अब मेंबर ज्यादा हो कम हो फर्क ही नहीं है, क्योंकि एवरी स्टेट इक्वल वन वोट, हर एक स्टेट का एक वोट क्या होता था, काउंट किया जाता था। अब यहाँ पर चालाकी क्या थी इनके सिस्टम में, आओ देखो। ये लोग क्या करते थे, ये है फर्स्ट स्टेट, ठीक है, ये है सेकंड स्टेट और ये है थर्ड स्टेट। अब इससे क्या होता था, इसमें है 300 मेंबर, इसमें है 300 मेंबर और इसमें है 600 मेंबर, ठीक है। अब ये लोग क्या करते थे, कितने तेज थे, फर्स्ट स्टेट अपना और सेकंड स्टेट इन दोनों के वोटिंग को क्या कर लेता था, मर्ज कर लेता था, ठीक है। तो इससे क्या हो गए, 600 वोट हो गए। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ में आया मैं बताती हूँ, देखो ध्यान से। ये 3 स्टेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 स्टेट है ये। इसमें है 300 मेंबर, इसमें भी है 300 मेंबर और इसमें भी है 300 मेंबर। अब मैंने क्या बोला था कि वन स्टेट इक्वल, वोटिंग का रूल क्या था, वन स्टेट इक्वल वन वोट, ठीक है। तो यहाँ का भी एक वोट, यहाँ का भी एक वोट और यहाँ का भी एक वोट, एक एक वोट है इनके पास, ठीक है। चाहे यहाँ पर 300 लोग कुछ भी बोले, पूरे स्टेट का एक ही काउंट होगा, वन वोट। अब ये लोग क्या चालाकी करते थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले, ये अपने अपने वोट को काउंट कर लेते थे। कैसे, एक वोट इसका, एक वोट इसका, मर्ज कर लिया, 2 वोट हो गए। अब इसका तो एक ही वोट है, इसके पास तो एक ही वोट है, क्योंकि वन स्टेट इक्वल वन वोट, राइट। तो ये दोनों मिला लेते, ये जीत जाते और टैक्स लगा देते इस पे। हर बार इनका यही सीन हो गया, हर बार का इनका यही ड्रामा हो गया। तो इस बार क्या हुआ भाई मीटिंग में, इस बार क्या हुआ बेटा, इस बार क्या हुआ बेटा, मीटिंग में जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उन्होंने एक डिमांड करी, ठीक है। उन्होंने एक डिमांड करी, उन्होंने डिमांड में क्या बोला, उन्होंने डिमांड में बोला एवरी मेंबर वन वोट काउंट, कि भाई ये मत करो कि एक स्टेट से एक वोट, जो ये चला आ रहा था ना, जो ये चला आ रहा था क्या, कि वन स्टेट इज इक्वल टू वन वोट, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अब इसको कैंसिल करो और क्या बोलो, क्या बोलो, एवरी मेंबर वन वोट, कि हर एक मेंबर का वोट काउंट होगा, एवरी मेंबर इज इक्वल टू वन वोट। इन्होंने बोला अब इस चीज को क्या करो, लागू करो। तो यानी कि तो इन्होंने क्यों चला के दिखाई, इन्होंने बोला कि ठीक है तुम लोग जोड़ते हो ना, तो 300 मेंबर और 300 मेंबर, तो यहां से हो गए 600 वोट और 600 वोट तो इनके भी हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई हमें इक्वेलिटी दो। तो यहां से बेटा फ्रांस में इक्वेलिटी की बात आ गई थी, ठीक है। इन्होंने बोला कि यार हर बार ये ऐसे करते हैं कि हर एक के स्टेट का एक वोट है, ये दोनों अपना मिला लेते हैं, वहां 2 वोट हो जाते हैं, मेरा अकेले रह जाता है। तो इस बार जब ये 5 मई को मीटिंग हुई, तो इसमें थर्ड स्टेट के लोगों ने बोला कि हमारी एक डिमांड है, अब ये रूल नहीं चलेगा कि वन स्टेट इक्वल वन वोट, अब इस रूल को काटो। अब रूल होगा एवरी मेंबर इक्वल वन वोट, हर एक मेंबर का एक वोट काउंट होगा। आपके 300 मेंबर है, 300 वोट आपके पास से आएंगे, आपके 300 मेंबर है आपके आएंगे, जोड़ना है जोड़ लो, 600 वोट आ गए आपके पास, हमारे पास भी तो 300, हमारे तो मेंबर ही 600 है तो हमारे भी 600 वोट आएंगे। तो इक्वालिटी दो हमें, हमें इक्वालिटी, वरना अगर यही रूल चलता रहा कि वन स्टेट इज इक्वल टू वन वोट, तो हमारा तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो इससे इन्होंने डिमांड करी। ऑब्वियसली ये जनरल मीटिंग हॉल है, यहाँ पर ये बात हुई। किंग क्या करेगा, किंग मना ही करेगा, ये सब जो भी है। किंग ने क्या किया, किंग ने मना कर दिया, किंग ने बोला नहीं, किंग डिनाइड द डिमांड, थर्ड स्टेट बॉयकॉट द मीटिंग। अब क्या हुआ, जब किंग ने मना कर दिया, किंग ने बोला नहीं भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हम क्यों आपकी डिमांड पूरी करें, क्योंकि किंग को समझ आ गया ऐसे तो 600 इक्वल हो जाएंगे, कोई डिसीजन ही निकल पाएगा। तो किंग ने बोला यार ये तो इन्होंने गलत बात कर दी, अब हम ये तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो किंग ने क्या कर दिया,
इस डिमांड को डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते हैं आपकी डिमांड। तो भाई जब इन्होंने मना कर दिया तो भाई उन्होंने भी क्या किया, मीटिंग को छोड़ा और मीटिंग से निकल गए। तो मीटिंग से निकलने के बाद वो गए टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट एक जगह है, वहां गए और उन्होंने एक ओथ लिया। क्या ओथ लिया? कि हम लोग नेशनल असेंबली है फ्रांस की। उन्होंने क्या बोला? हम फ्रांस की नेशनल असेंबली है, हमें फ्रांस का एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और हमें अब हमारी कंट्री के लिए डेमोक्रेसी चाहिए। तो यहां से शुरू होता है आपकी डेमोक्रेसी की डिमांड। अब तक हम सिर्फ कहानी पढ़ रहे थे, अब तक हम सिर्फ कहानी पढ़ रहे थे कि फ्रांस की क्या हालत थी, क्या लोग सफर कर रहे थे, क्या कॉजेस थे, अब तक हम ये पढ़ रहे थे। लेकिन मेन जो अब है ना कि रिवॉल्यूशन चाहिए, वो यहां से शुरू होगा कि लोग इतना ज्यादा भड़क गए। उन्होंने जब उनकी वोटिंग राइट को नहीं माना गया, जब उनकी वोटिंग वाली बात को नहीं माना गया, तो उन्होंने उस मीटिंग को बॉयकॉट किया, छोड़ दिया। टेनिस कोर्ट गए, वहां जाकर एक शपथ ली। ओथ मतलब होता है शपथ लेना, प्रतिज्ञा करना। तो उन्होंने एक शपथ ली, उन्होंने बोला कि हम फ्रांस की नेशनल असेंबली है, हम फ्रांस के लिए एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करते हैं, हम डिमांड करते हैं डेमोक्रेसी की, जहां हमें दो राइट। ठीक है, तो बेटा हुआ क्या? अब ये सब 5 मई की कहानी थी। अब 14 जुलाई को देखो क्या होता है। अब आप भी सोचोगे कि मैम ये क्या हो रहा है, यही होता है बेटा। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ? ठीक है, कुछ 7,000 लोग थे, वो किंग के पैलेस के सामने, राजा के पैलेस के सामने क्या कर रहे थे बेटा? प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, हुआ क्या? ये 5 मई की बात है। उसके बाद ये टेनिस कोर्ट वाला पूरा सीन हुआ। ठीक है, फिर 14 जुलाई को क्या हुआ? कुछ 7,000 करीब लोग होंगे, वो किंग के महल के सामने, यानी कि किंग के पैलेस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें हमारी डिमांड पूरी करो, ये करो, वो करो, ऐसे कर रहे थे। तो वहीं एक रूमर फैल गया। क्या फैल गया? वहां एक रूमर फैला, और वो रूमर क्या था बेटा? आप भी सुनोगे तो हंसोगे। वो रूमर क्या था? वो रूमर ये था कि भाई किंग सेंड ट्रूप्स टू किल पीपल, कि राजा अपनी आर्मी भेज रहा है आप लोगों को मारने के लिए। ठीक है, वहां पर एक रूमर फैल गया 14 जुलाई को। उन 7,000 लोगों के सामने ये अफवाह फैला दी गई कि भाई जो राजा है वो अपनी आर्मी भेज रहा है इन लोगों को मारने के लिए। लोगों को गुस्सा आया, लोग वहां से कहाँ गए? लोग वहां से गए बेटा बास्टिल जेल। ठीक है, और उन्होंने बास्टिल जेल, अब जब उन्हें ये लगा, उन 7,000 लोगों को ये लगा कि अरे भाई राजा हमें मारने के लिए अपनी सेना भेज रहा है, तो अब उनके पास तो हथियार है, हमारे पास तो हथियार भी नहीं है। तो वो भाग के कहाँ गए? बास्टिल जेल गए कि हमें वहां से कुछ वेपन्स मिल जाएंगे, कुछ हथियार वगैरह मिल जाएंगे। तो इसीलिए वो भागकर बास्टिल जेल गए। वहां उन्होंने हथियारों को लिया, जेल में बहुत तोड़फोड़ की, बहुत तोड़ा जेल को। ठीक है, वहां पर 11 लोग जो पहले से कैदी थे, बंद थे, उनको रिलीज कर दिया। और फिर यहां से फ्रांस ने सेलिब्रेट किया अपना बास्टिल डे, यानी कि 14 जुलाई को वहां पर बोला जाता है ये है हमारा इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो उन्होंने 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया। ठीक है, 14 जुलाई को उन्होंने बेटा क्या किया? सेलिब्रेट किया। बास्टिल डे इज इक्वल टू इंडिपेंडेंस डे, कि आज हमें आजादी मिल गई। उन्होंने बास्टिल जेल को तोड़ा, 11 लोगों को वहां से रिहा करवा दिया। तो उन्होंने इस चीज को सेलिब्रेट किया और बोला कि आज है बास्टिल डे, यानी कि फ्रांस का इंडिपेंडेंस डे। तो ये पूरी कहानी हुई 14 जुलाई को। तो ये था पूरा रिवॉल्यूशन, आपको मतलब यहाँ पर दिख गया। ठीक है, इसके बाद बेटा 12 अगस्त को क्या करते हैं ये लोग? 12 अगस्त को बेटा 14 जुलाई के बाद 12 अगस्त को जो ये नेशनल असेंबली है ना, इन्होंने 12th ऑफ अगस्त 1789 को इस नेशनल असेंबली ने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें लिखी गई थी? उसमें लिखा गया था डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, यानी कि एक डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसमें राइट ऑफ पीपल, लोगों के अधिकारों के बारे में लिखा गया था कि भाई मैन के पास या किसी भी सिटीजन के पास क्या क्या राइट होने चाहिए। तो इस राइट ऑफ पीपल में वो सब कुछ लिखा था। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी गई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी गई, मैन आर बोर्न फ्री, रिमेन फ्री एंड आर इक्वल इन राइट्स, कि जो आदमी है वो स्वतंत्र पैदा होता है, आजाद पैदा होता है, तो उसे आजाद रहने का भी अधिकार है और उसे इक्वल राइट्स मिलने चाहिए हर चीज में। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इस रिवॉल्यूशन में हमें देखने को मिली। 1791 को फ्रांस ने एक ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और उस टाइम बोल दिया गया कि हम आजाद है। यहां से बेटा मोनार्की का एंड हो गया फ्रांस में, एंड ऑफ मोनार्की।
फ्रांस बन गया रिपब्लिक, वहां पर बेटा एक गवर्नमेंट सेटअप हुई। ठीक है, अब इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 3 आइडिया हमारे सामने निकल कर आए। पहला आया इक्वेलिटी, दूसरा आया लिबर्टी और तीसरा आया फ्रेटर्निटी। तो आई होप आपको अब पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इमीडिएट कॉज बैंक खाली, टैक्स लगाने के लिए एक मीटिंग बुलाई जो किंग बुला सकता था, सिर्फ जनरल स्टेट की मीटिंग। उस मीटिंग में वोटिंग सिस्टम पर थर्ड स्टेट के लोगों ने सवाल उठाए और बोला कि 1 स्टेट इज इक्वल टू 1 वोट को क्रॉस आउट करो और एवरी मेंबर, ईच मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट, ये वाला जो वोटिंग सिस्टम है इसे अप्लाई करो। किंग ने रिजेक्ट कर दिया तो उन लोगों ने मीटिंग को बॉयकॉट किया, टेनिस कोर्ट गए, वहां ओथ लिया कि हम लोग नेशनल असेंबली हैं फ्रांस की, फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी और अपने लिए डेमोक्रेसी की बात करी। उसके बाद 14 जुलाई को ये सब करने के बाद 12 अगस्त को यानी कि 12 अगस्त को उन्होंने क्या किया बेटा, पहले तो 14 जुलाई को नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये सब कुछ करने के बाद उन्होंने क्या किया, 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया। जब वो किंग के महल के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने सेलिब्रेट किया इस चीज को। ठीक है, बास्टिल डे, जब उन्होंने बास्टिल की जेल को तोड़ दिया उस रूमर की वजह से। फिर उन्होंने 12 अगस्त को बेटा एक ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया, एक डॉक्यूमेंट अपनाया जिसमें राइट ऑफ पीपल, लोगों के अधिकारों के बारे में लिखा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी, मैन आर बॉर्न फ्री एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल टू राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आज तक इस पे क्वेश्चन आता है। और अपने लिए एक ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसी के साथ फ्रांस में मोनार्की का एंड हो जाता है बेटा और रिपब्लिक बन जाता है, एक गवर्नमेंट भी सेटअप होती है। और यहाँ से फ्रांस रिवॉल्यूशन की 3 आइडियाज जो हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस होते हैं, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। इक्वेलिटी मतलब समानता, सबको इक्वल राइट्स, तो लिबर्टी मतलब आजादी, फ्रीडम, सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए। और फ्रेटर्निटी मतलब वननेस की बात होना, फीलिंग ऑफ वननेस कि हम सब एक हैं, ब्रदरहुड की बात हुई है इसमें, यानी कि भाईचारा। ठीक है, दैट्स इट। अब बेटा क्या होता है, थोड़ी सी और आगे कहानी सुनो। यहां तक आपको समझ आया कि जो फ्रांस है आजाद हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आजाद हो गया, रिपब्लिक बन गया। अब 1792 में फ्रांस में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट को सेटअप किया जाता है। प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब अमीर लोगों की सरकार, इसमें सारे रिच पीपल थे, लेकिन लैक ऑफ गवर्नेंस की वजह से पहली बार सरकार बनी है, हमेशा किंग ने संभाला है। ठीक है, तो क्या हुआ, लैक ऑफ गवर्नेंस की वजह से ये सरकार नहीं टिक पाई और जल्दी ही खत्म हो गई। 1792 में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप हुई। प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो ये सरकार थी बेटा, इसमें सारे के सारे रिच पीपल थे। ठीक है, लॉयर मान लो, बिजनेसमैन मान लो, इन सब ने मिलकर ये प्रोविजनल गवर्नमेंट की सरकार बनाई। लेकिन एट द एंड यही हुआ कि भाई लैक ऑफ गवर्नेंस, इन लोगों ने कभी एडमिनिस्ट्रेशन संभाला नहीं था तो ये नहीं संभाल पाए और इन्होंने ऑब्वियसली सरकार गिर गई, खत्म हो गई, नहीं चल पाई। इसके बाद बेटा 1793 में यानी कि 1 साल के अंदर एक नई गवर्नमेंट आई। ठीक है, एक न्यू गवर्नमेंट आई। ठीक है मैम, एक न्यू गवर्नमेंट आई। ठीक है, उसे बोला गया जैकोबिन्स की सरकार। किसकी सरकार बोला गया, जैकोबिन्स की सरकार। ये जो जैकोबिन्स की सरकार है इसमें बेटा पुअर पीपल यानी कि गरीब लोगों की सरकार थी। इसमें आर्टिशियन, शू मेकर, ठीक है, पीसेंट वगैरह, जब इन्होंने देखा अरे अमीरों से नहीं संभला तो आए ये लोग निकल के, पुअर पीपल आए। इसमें कौन कौन, मैंने बोला भी, शू मेकर हो गए, आपके आर्टिस्ट वगैरह हो गए, किसान वगैरह हो गए, इन सब ने मिलकर क्या बनाई, एक सरकार बनाई और उन्होंने इसको नाम दिया, जैसे उसका नाम था ना प्रोविजनल गवर्नमेंट, इसका नाम था जैकोबिन्स। ठीक है, कि ये जैकोबिन्स की सरकार है। और इस जैकोबिन्स की गवर्नमेंट का जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन। ठीक है, रॉबस्फेयर। मैक्सिमिलियन एक बहुत ही ज्यादा आप ये कह सकते हो रेडिकल पर्सन। ठीक है, इसीलिए इस जैकोबिन को क्या बोला गया, इसीलिए इस जैकोबिन को रेडिकल ग्रुप भी बोला गया। क्योंकि अब मैं बताती हूँ आपको क्यों इन्हें रेडिकल बोला गया, क्यों इस मैक्सिमिलियन को अच्छा नहीं माना गया। मैक्सिमिलियन ने बेटा क्या किया, जैसे ये यहाँ का लीडर बना, ठीक है, कि मेरी सरकार है, मैं संभाल रहा हूँ सारे इसमें पुअर पीपल। ठीक है, मैक्सिमिलियन ने क्या किया बेटा, जो भी लोग डेमोक्रेसी को गलत बताता और मोनार्की को सपोर्ट करता, ये उन लोगों को मरवा देता। और इसने ऐसे हजारों लोगों को मरवा दिया जो बेटा किसकी बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी को गलत बता रहे थे और मोनार्की को सही बता रहे थे। ठीक है, तो जो ये मैक्सिमिलियन था इसने किंग और क्वीन को भी मरवा दिया। ठीक है, इसने किंग और क्वीन को भी मरवाया। ठीक है, इसने
ठीक है, कि इसकी सरकार को क्या बोला गया, रिजाइन ऑफ हाँ, क्या बोला गया, टेरर, टेरर का ताज इसे दिया गया कि भैया इसने तो आतंक मचाया है। 1793 से 1794 एक साल के लिए रहा, लेकिन इसके पूरे टाइम ऑफ पीरियड को टेरर से कंपेयर किया गया कि आतंकी है ये। क्यों? क्योंकि इसने बेटा गुलेटिन की पॉलिसी अपनाई, यानी कि मार दो। इसने हजारों लोगों को मारा सिर्फ इस बात पे क्योंकि वो लोग डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे और किसको फेवर कर रहे थे, और फेवर कर रहे थे बेटा मोनार्की को। फेवर किसको कर रहे थे, मोनार्की को कर रहे थे, इसलिए इसने हजारों लोगों को मार दिया। एट द एंड इसकी भी डेथ हो गई, इसे भी मार दिया गया। सिंपल सी बात है, जिन अलग कंट्रीज में, फ्रांस के अलावा और भी तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज थी जहां पर उस टाइम पर मोनार्की थी, तो जब उन्होंने ये देखा कि भाई फ्रांस में ये सारा हाल हो रहा है, जब उन्होंने देखा कि मैक्सिमिलियन ये सब कर रहा है, गुलेटिन पॉलिसी अपना रहा है, जो भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, मोनार्की को सपोर्ट कर रहा है, उन सबको मार रहा है, और ऐसे इसने हजारों लोगों को मार दिया, तो यूरोप, तो फ्रांस के आसपास की कंट्रीज जहां पर बेटा मोनार्की थी, वो सब शॉक्ड रह गए कि ये तो गलत कर रहा है। तो उन्होंने मैक्सिमिलियन के अगेंस्ट में और फ्रांस के अगेंस्ट में एक अलायंस बनाई। अलायंस मतलब होता है ग्रुप बनाना, और फ्रांस के अगेंस्ट में उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिसमें बेटा मैक्सिमिलियन को मार दिया गया। इतनी स्टोरी पढ़ने के बाद अब आपको समझ आ रहा होगा कि भाई ये तो सिस्टम ही नहीं चल रहा है ना। अब बच गए मिडिल क्लास के लोग, ठीक है। तो जब दोनों ही सरकार फेल हो गई, रिच और पुअर दोनों की गवर्नमेंट फेल हो गई, तो अब पावर गेन करने का सबसे बड़ा चांस था मिडिल क्लास के पास। किसके पास था बेटा? मिडिल क्लास के पास ये चांस था कि वो क्या करे, पावर को गेन कर ले। तो ये लोग मॉडरेट की फॉर्म में आए, ठीक है। अब इन मिडिल क्लास ने क्या किया, 5 लोगों की डायरेक्टरी बनाई, डायरेक्टरी ऑफ 5 पीपल, ठीक है। 5 पीपल की डायरेक्टरी बनाई कि 5 लोगों का ग्रुप है और हम आपस में ही संभाल रहे हैं और देश को चला रहे हैं। लेकिन बेटा ये भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को नहीं संभाल पाए, सिंपल सी बात है, ये भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, नहीं संभाल पा रहे थे। अब इन्होंने सोचा कि जब कुछ नहीं हो रहा तो हम क्या करें, हम करते हैं मिलिट्री पावर। नहीं, ना अमीर संभाल पा रहा है, ना गरीब, ना डायरेक्टरी ऑफ 5 पीपल से गवर्नमेंट चल रही है, यानी कि मिडिल क्लास भी कुछ नहीं कर पा रही। तो इन्होंने सोचा कि हम फ्रांस में मिलिट्री रूल को लगवा देते हैं, मिलिट्री पावर पर फ्रांस को छोड़ देते हैं, ऐसे संभालेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा बुलाया नेपोलियन बोनापार्टे को। नेपोलियन बोनापार्टे को इन्होंने बुलाया कि भाई आप मिलिट्री रूल चलाओ थोड़े टाइम। लेकिन थोड़े ही टाइम में क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या कर दिया, खुद को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया कि भाई आज से मैं क्या हूं, फ्रांस का एम्परर हूं, राजा हूं। तो देखो पूरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टोरी, मोनार्की से रिपब्लिक और अब रिपब्लिक से दोबारा डिक्टेटरशिप में कैसे फ्रांस चला जाता है, ठीक है। तो यही था बेटा पूरा आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यस, मोनार्की से रिपब्लिक, रिपब्लिक से नेपोलियन के पास गया और नेपोलियन ने फिर से डिक्टेटरशिप को लाकर फ्रांस को डिक्टेटरशिप के रूल में ला दिया। तो ये था बेटा पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब मैं आपको बस इम्पैक्ट बता देती हूँ इस रिवॉल्यूशन के क्या क्या हुए। पहला, जैसे कि आपको पता है, नए नए आइडियाज आए, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी जैसे नए आइडियाज हमें देखने को मिले इस रिवॉल्यूशन की वजह से। नेशनलिज्म की फीलिंग आई लोगों के अंदर, ठीक है, वननेस की फीलिंग आई, लोगों ने खुद को इक्वल समझा, एक साथ समझा, फ्रेटर्निटी की बात हुई, ठीक है। लोगों को पता चला, पीपल नो हाउ टू वेयर अवेयर, हाउ टू फाइट फॉर देयर राइट, ठीक है। पीपल नाउ टू अवेयर, अब लोग इस चीज से अवेयर हो गए कि कैसे अपनी फाइट के लिए लड़ना है, अपने अधिकारों के लिए किस तरीके से लड़ना है। तो इस रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट ये भी निकला कि अब लोगों को ये समझ आ गया कि कैसे उन्हें उनके खुद के अधिकारों के लिए लड़ना है। और ऐसे ही बेटा इससे बहुत सारी कंट्रीज का क्रिएशन हुआ, ठीक है, नए नए देश भी निकल कर सामने आए इस रिवॉल्यूशन के टाइम पर। तो यस, दैट्स इट, ये था पूरा आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसका रिजल्ट यही निकला कि मोनार्की से रिपब्लिक, रिपब्लिक के बाद जब पुअर यानी कि जब रिच गवर्नमेंट यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट की भी जो सरकार है वो फेल हो गई, उसके बाद बेटा आपकी पुअर पीपल, जैकोबिन्स की सरकार भी फेल हो गई मैक्सिमिलियन की वजह से। देन मिडिल क्लास आई, ठीक है,
5 पीपल का डायरेक्टरी रूल आया, वो भी जब नहीं संभाल पाया, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, तो उन्होंने मिलिट्री पावर के लिए नेपोलियन बोनापार्टे को बुलाया और नेपोलियन बोनापार्टे ने कुछ टाइम में खुद को एम्परर ऑफ फ्रांस क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, और फ्रांस में फिर से डिक्टेटरशिप आ गई। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट निकला। दैट्स इट फॉर टुडे। ये है बेटा आपके सारे नोट्स। ठीक है, मैम ने तो आपको शॉर्ट पॉइंट्स में इस तरीके से पढ़ाया है समझाने के लिए, लेकिन आपके पास ये लॉन्ग पॉइंट्स हैं जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। ये देखो, ये बास्टिल के जेल को तोड़ दिया, कुछ पिक्चर्स में दिखा देती हूँ। हैप्पी बास्टिल डे, यानी कि इस तरीके से ये सेलिब्रेट किया। डिक्लेरेशन ऑफ राइट की बात करी। ये है आपका मैक्सिमिलियन। ठीक है, इस तरीके से ये लोगों को टांग के मार दिया करता था जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में बोलते थे उन्हें। ठीक है, तो दैट्स इट। आई होप आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि नेपोलियन ने आके किस तरीके से क्या रूल किया। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना लेक्चर कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।